स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि ये जो पाठ है कृषि यानी एग्रीकल्चर, ये पाठ जो है ख़त्म हो गया है। तो आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव को लिखेंगे और हमको उम्मीद है कि आप लोग भी जो भी लिखवाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, एक कॉपी पर उतार कर याद कर रहे हैं। तो इस जो ऑब्जेक्टिव लिखवाया जा रहा है, इस ऑब्जेक्टिव को हियर पर अच्छे ढंग से उतार लेना है। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमको उम्मीद है कि आप लोग याद भी करते होंगे और याद भी कर लेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार की प्रश्न हमेशा आता है और संभावना भी है कि इतना ही में से आए। तो चलिए समझते हैं हम लोग, एकदम ध्यान से समझिएगा। और एग्जाम में जिस तरह आएगा ये ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन देकर आपसे पूछा जाएगा। चलिए समझते हैं हम लोग। देखिए, कृषि योग्य भूमि को कितने तरह सम्मिलित किया गया है। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे कि चार तरह से सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सबसे गहनता को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं? तो इसके बारे में भी लेक्चर में आपको बताए थे। हमको उम्मीद है कि आपको याद आता होगा। तो इसको 6 भाग में 6 के गहनता को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं 6 होते हैं। कोई दिक्कत? अगला है शुष्क भूमि क्या है। यानी शुष्क भूमि के बारे में आपको समझाए थे कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को हम लोग शुष्क क्षेत्र कहते हैं, यानी शुष्क भूमि कहा जाता है। समझे? 75 सेंटीमीटर से कम रहे तो वो शुष्क भूमि के अंतर्गत आएंगे। यदि अधिक रहे तो आर्द्र भूमि के अंतर्गत समझेंगे। देखिए अगला वही क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि क्या है। यानी 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि कहा जाता है। यानी उस क्षेत्र का जो भूमि होता है वो आर्द्र होता है, उसमें नमी होती है। कोई दिक्कत? नमी वाले क्षेत्र होते हैं, नमी वाले भूमि होते हैं। कोई दिक्कत? अगला है भारतीय कृषि कुल कितना भूमि पर वर्षाधीन कृषि होती है। यानी कितना होती है विद्यार्थी? 38.67% होती है। कृषि कितने प्रकार का होता है। यानी जो कृषि कार्य किया जाता है वो कितने प्रकार से किया जाता है। तो आपको बताए थे 3 प्रकार से किया जाता है। कोई दिक्कत? आप पिछले वीडियो में समझे होंगे 3 प्रकार का होता है। अगला है निम्न में कौन खरीफ फसल है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा खरीफ फसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमको उम्मीद है कि आपको याद ही होगा। तो ऑप्शनल क्वेश्चन ये सारा क्वेश्चन रहता है, दे देगा आपसे ऑप्शन और पूछ लिया जाएगा कि निम्न में कौन खरीफ फसल है। तो एक ऑप्शन उसमें वैसा रहेगा जो खरीफ फसल होगा और 3 वैसा होगा जो खरीफ फसल नहीं होगा। तो इसका क्या होता है? धान होता है। आपको परिभाषा के साथ समझाए थे लेक्चर में, याद है ना? जैसे चावल, अब यहीं पर पूछ दिया जाएगा खरीफ फसल की जगह पर रबी फसल पूछ दिया जाएगा। तो रबी फसल का क्या होता है आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा कि रबी फसल का उदाहरण क्या होता है। क्या होता है? रबी फसल का उदाहरण गेहूं होता है। समझे? तो आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा। किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है।
देखिए ये इस बार प्रश्न पूछा है, यानी 2020 में ये प्रश्न पूछ लिया गया है, हो सकता है फिर रिपीट हो जाए। तो वनों का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो वनों का विस्तार सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। ये एक क्लास में भी बता दिए थे। चलिए अब आगे समझते हैं। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? यानी जूट के उत्पादन में कौन ऐसा राज्य है जो आगे है? समझे विद्यार्थी? तो कौन है? पश्चिम बंगाल है। कोई दिक्कत? कौन सा है? पश्चिम बंगाल। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? यानी गेहूं का जो उत्पादन किया जाता है उसमें ऐसे कौन से राज्य है जो क्या है? सबसे आगे है। तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत? निम्न में कौन शीतकालीन फसल है? यानी शीतकालीन फसल कहने का मतलब कि जो ठंडे मौसम में बोई जाती है। तो ठंडे मौसम में कौन सी बोई जाती है? गेहूं। अब यहीं पर एक प्रश्न और पूछ लिया जाएगा कि निम्न में कौन ग्रीष्मकालीन फसल है? यानी ग्रीष्मकालीन फसल कहने का मतलब जो कब बोया जाता है, कब उसको काट लिया जाता है? जो गर्मी के मौसम में काट लिया जाता है। तो वो कौन सा होता है? धान होता है। कोई दिक्कत? ये भी कॉपी पर लिख लीजिएगा। क्या होता है? ये शीतकालीन है और अगला होगा ग्रीष्मकालीन। तो ग्रीष्मकालीन में क्या लिख लेना है? ग्रीष्मकालीन में धान लिख लेना है। कोई दिक्कत? महाराष्ट्र किस फसल के खेती के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ दिया जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है, अच्छा से समझिएगा, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास की खेती के लिए। अब आपसे पूछ दिया जाएगा, ऐसे भी पूछा जाता है कि कपास की खेती किस राज्य में होती है? यानी किस राज्य में सर्वाधिक होती है? तो किस राज्य में? महाराष्ट्र में होती है। कोई दिक्कत? ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। यानी डायरेक्ट उस फसल का नाम रखा जाएगा तो राज्य का नाम पूछा जाएगा, और राज्य का नाम रखा जाएगा तो आप वहां पर कौन सी फसल उपजाई जाती है ये पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ से एक ही प्रश्न को घुमाकर दो प्रश्न बना दिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना है, कंफ्यूजन नहीं होना। अगला है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब ये भी प्रश्न घुमा दिया जाएगा। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात होता है। कोई दिक्कत? अगला है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों में जुड़ी है? यानी भारत में जितनी भी आबादी है वो कितने लोग ऐसे होते हैं जो कृषि कार्य में जुड़े होते हैं? तो कितना? 2/3। अब हमको उम्मीद है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए कैमरा को क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग साफ साफ कॉपी पर उतारेंगे भी। चलिए देखिए विद्यार्थी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर होता है? यानी भारत में जो शुद्ध बोया जाता है भूमि वो कितना होता है? कितना हेक्टेयर के बराबर होता है? 14 करोड़ हेक्टेयर के बराबर होता है। यानी भारत में जो कृषि कार्य किए जाते हैं वो शुद्ध रूप से जो भूमि होती है वो कितनी होती है? 14 करोड़ हेक्टेयर होती है। कोई दिक्कत? धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक
राज्य में है। यानी देखिए, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? कोई दिक्कत? तो देखिए, किस राज्य में है? केरल में है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न पीछे बताए थे कि चावल के उत्पादन में कौन से राज्य आगे है? तो उस वक्त बताए थे आपको, क्या बताए थे? पश्चिम बंगाल। लेकिन वो आगे है ना विद्यार्थी, चावल का कृषि कार्य करने में वो आगे है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो है, यहाँ पर है कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? यानी वो भूमि जो है किस राज्य में है जो धान की खेती किया जाता है? तो कौन से है? केरल में है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? यानी ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो महाराष्ट्र में किया जाता है। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बाजरा का उत्पादन में प्रथम राज्य गुजरात है। निम्न में कौन निर्वहन कृषि उपज नहीं है? यानी निम्न में आपसे ऑप्शन देकर पूछ लिया जाएगा कि निम्न में कौन ऐसे फसल होते हैं जो निर्वहन कृषि उपज नहीं होते हैं? यानी ऑप्शन दिया जाएगा चावल, गेहूं, गन्ना, जौ। चावल, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मान लीजिए 4 ये ऑप्शन रहा। तो आपको क्या बताना है? गन्ना। आखिर क्यों? क्योंकि हम लोग देखिए, निर्वाहन का मतलब होता है कि जीवन निर्वाह, यानी पूरा जीवन उस फसल को सेवन करके हम लोग जीवन का निर्वाह करते हैं। जैसे मुख्य फसल क्या होती है? हमारी मुख्य फसल क्या होती है विद्यार्थी? मुख्य फसल होती है, चलिए आपको बताना है मुख्य फसल आपको बताना है। तो क्या है? गन्ना। तिलहन उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? यानी तिलहन का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कोई दिक्कत? पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? यानी पंजाब जो होते हैं, किस फसल का वहां पर सबसे सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो गेहूं का। कोई दिक्कत? देखिए, चाय किस प्रकार की कृषि फसल होती है? यानी चाय की जो खेती की जाती है वो किस प्रकार की फसल होती है? तो ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है और इसको भी पूछ दिया जाएगा ऑप्शन देकर। तो ये रोपड़ कृषि है, ये रोपड़ है, समझे? हम लोग इसको रोप करके क्या करते हैं? इस फसल का उत्पादन करते हैं। कोई दिक्कत? असम में चाय का कितने बागान है? यानी असम में चाय का कितना बागान है? तो 750 बागान है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछेंगे कि चाय के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि पिछले ही क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको बताना है कि चाय का कितने प्रकार होते हैं और ये भी बताना है कि उन प्रकारों में सबसे सर्वोत्तम कौन सा होता है। समझे विद्यार्थी? ये बताना है। आपके कमेंट का वेट करेंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। तब तक से स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं विद्यार्थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कपास के खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? यानी कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित करने का मतलब कि ठंडा मौसम, समझ में आया ना विद्यार्थी? उसमें नमी हो। कोई दिक्कत? उसमें नमी हो, समझे?
तो कितना दिन होना चाहिए? 210 दिन होना चाहिए। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहते हैं? यानी वर्षा ऋतु की जो फसल होती है उसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? यानी हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा है? तो हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। कोई दिक्कत? हम आगे देखते हैं, दाल किसका मुख्य स्रोत होता है? पिछले ही क्लास में ये भी बताए हैं कि दाल जो होता है प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ये आपको बायो में भी पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर भी जान गए। अनानास उत्पादन में अग्रणी स्थान होता है। अनानास के उत्पादन में अग्रणी स्थान होता है किसका? मेघालय का। देखिए विद्यार्थी, ये जो प्रश्न है ना, ये पूछने की संभावना अधिक है, तो इसलिए इसको याद कीजिएगा। देखिए, धान के खेती के लिए वर्षा की मात्रा होनी चाहिए, यानी 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपको पता है 125, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यानी 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच हो सकता है, क्योंकि 100 के बीच में क्या होता है? 125 आता है। अब देखिए, धान का सर्वाधिक उत्पादन धान का सर्वाधिक उत्पादन देश में होता है, यानी धान का उत्पादन हमारे भारत देश में कितना होता है? तो धान का उत्पादन हमारे देश में कितना होता है विद्यार्थी? 9 करोड़ टन होता है। और यहीं पर आपको लिख लेना है, गेहूं के उत्पादन के बारे में भी लिख लेना है। तो गेहूं के उत्पादन जो होता है, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कितना होता है? 7 करोड़ टन होता है। कितना होता है? 7 करोड़ टन होता है। आगे देखते हैं, कॉफी के पौधे की ऊंचाई होती है, यानी जो कॉफी का जो पौधा होता है उसकी मैक्सिमम ऊंचाई कितनी होती है? तो मैक्सिमम ऊंचाई विद्यार्थी 3 से 6 मीटर होती है। आपको बताना है विद्यार्थी, आप बताइएगा कि पे फसल का नाम लिखिएगा, ठीक है ना? पे फसल का नाम बताना है, ठीक है? पहले हमको बताना है, फिर बाद में कॉपी पर लिख लेना है। कोई दिक्कत? पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान होता है, यानी जब फसल पकने लगते हैं तो उस समय उसका तापमान कितना होना चाहिए? तो कितना? 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कोई दिक्कत? फसल का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? ये भी विद्यार्थी पढ़ा है, यही बताए हैं कि फसल का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? क्या होता है? रेगुड़ मृदा। कोई दिक्कत? ये बहुत बार पूछा जाता है विद्यार्थी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? कोई दिक्कत? तो क्या होगा विद्यार्थी? काली मिट्टी। चीनी किस्म की चाय को कहते हैं, यानी चीनी जो होती है किस्म, चीनी के किस्म जो होते हैं वो किस चाय को कहते हैं? तो बोही को कहा जाता है। कोई दिक्कत? बोही। अब देखिए, किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम माना जाता है? यानी उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर
सबसे चाय को सर्वोत्तम माना जाता है। तो पिछले ही क्लास में बताए थे, एक क्लास में भी बताए थे कि दार्जिलिंग में सबसे अधिक चाय की खेती होती है और वही उसी को क्या माना जाता है विद्यार्थी, और उसी को हम लोग दार्जिलिंग में ही सर्वोत्तम चाय को माना जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, रेशम कीड़ा पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम के कीड़ा जो होते हैं उसको जब स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं विद्यार्थी? हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे देखते हैं। कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? कर्तन दहन कृषि झूम कृषि को कहा जाता है। कोई दिक्कत? कर्तन दहन कृषि झूम कृषि को कहा जाता है। अगला है, भारत में कृषि कार्य कितने वर्ष के लिए किया जाता है? भारत में कृषि कार्य कितने वर्षों से किया जा रहा है? तो आपको ये चीज पिछले वीडियो में बताए थे, 1000 वर्ष पहले से ही कृषि कार्य किया जा रहा है। श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या है? ये भी बताए हैं। श्वेत क्रांति का दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? विश्व का कितना प्रतिशत चावल भारत में है? तो कितना प्रतिशत? 22%। मोटे अनाज का उदाहरण दे, यानी मोटा अनाज का उदाहरण देना है विद्यार्थी। क्या होगा ये भी बताए हैं। मोटा अनाज का उदाहरण क्या होगा? ज्वार, बाजरा। कोई दिक्कत? रेशेदार फसल का उदाहरण दे, ये भी बताए हैं। रेशेदार फसल कौन कौन से होते हैं? कपास, जूट। समझे? FCI का खाद्य सुरक्षा प्रणाली का मुख्य कितने अंग होते हैं? ये भी बताए हैं। खाद्य सुरक्षा प्रणाली का मुख्य अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। कोई दिक्कत? पिछले ही वीडियो में बताया। अगला है, FCI का पूरा नाम क्या होता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? और यहीं पर आपको नीचे लिख लेना है APL BPL का पूरा नाम भी लिखना है। कोई दिक्कत? तो इस पाठ में इतना ही इम्पोर्टेंट था, तो साफ साफ कॉपी पर लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत? और लिखने के बाद में विद्यार्थी सब्जेक्टिव आप शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव को डिस्क्रिप्शन में अब डालने वाले हैं। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? ग नहीं लिखवा है क्लास में, इसलिए ग को भी डालेंगे, घ को भी डालेंगे, उसके बाद वाले को भी डालेंगे। कोई दिक्कत? तो आज का सेवा इतना ही पर समाप्त किया जाएगा। बाय, धन्यवाद, थैंक यू। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।